हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम लूसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे, तो हम आगे का उसको कंटिन्यू करेंगे और सारी कंप्लीट करवाएंगे। तो इस लेक्चर में हम अंतरराज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यहां तक हमने लूसेंट की बुक पूरी डिस्कस कर लिए हैं, इंडियन पॉलिटी। अब आगे डिस्कस करेंगे अंतरराज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़े थे संविधान का भाग 11। संविधान का भाग 11 पढ़े थे, और जो भाग 11 था वो अनुच्छेद 263 तक था। तो देखिए लास्ट अनुच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है भाग 11 का। तो संविधान के अनुच्छेद 263 यानी 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। समन्वय का मतलब होता है फ्रेंड्स यानी संयोग करने या सामंजस्य व तालमेल बोल सकते हैं हम इसको। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बिठाने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है अनुच्छेद 263 के तहत। यह अनुच्छेद याद रख लेना है बिल्कुल। आर्टिकल पूछा जा सकता है। दोस्तों देखो क्या हुआ था। पहली बार जून 1990 में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी। अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। जिसकी पहली बैठक कब हुई? 10 अक्टूबर 1990 को हुई। तो समझ में आ गया, स्थापना हुई थी जून 1990 में और पहली बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 में। बहुत आसान है दोस्तों, याद रखना है इसको। दोस्तों तो देखिए, जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसमें निम्न सदस्य होते हैं। किसमें? इंटर स्टेट काउंसिल में निम्न सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं हमको जानना जरूरी है, क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रधानमंत्री होता है तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री। हमने कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ चुके हैं। ये वरिष्ठ मंत्री, सुपर मंत्री, पावरफुल मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जो संघ राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके भी मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जो संघ केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे प्रशासक कार्यभार संभालते हैं, वहां के वो भी शामिल होते हैं। तो समझ में आ गया, कभी पूछा जाएगा तो। इंटर स्टेट काउंसिल में निम्न सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री होता है, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, और जो संघ राज्य क्षेत्र है जहां पे प्रशासक होते हैं, तो प्रशासक भी शामिल होते हैं दोस्तों। तो ये याद रखना है। देखिए, अंतरराज्य परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी। वर्ष में 3 बार आयोजित की जाएगी फ्रेंड्स। वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इंटर स्टेट काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का जो मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। जो 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनमें से कोई एक मंत्री अध्यक्षता करता है, जो प्रधानमंत्री बनाएगा उसको, अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य आवश्यक उपस्थित हो। दोस्तों, परिषद की अगर बैठक करवाना है तो बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य आवश्यक उपस्थित हो। कम से कम 10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है जब ही बैठक शुरू होगी। तो समझ में आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अंतरराज्य परिषद समझ में आया। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बिठाने के लिए स्थापित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कर सकता है ना। उसके अलावा इसकी स्थापना याद रख लो, जून 1990 में पहली बार स्थापना हुई थी, और पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रशासक भी शामिल होते हैं। वर्ष में 3 बार इसकी बैठक
आयोजित होती है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री अगर अनुपस्थित है तो कैबिनेट स्तर का मंत्री जो प्रधानमंत्री चाहे वो इसकी अध्यक्षता करता है ना। और इसकी बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य आवश्यक उपस्थित होना, कम से कम 10 सदस्य आवश्यक उपस्थित होना। तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में समझ में आ गया। अब हम आगे का डिस्कस करते हैं दोस्तों। आगे है नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 24वें नंबर का टॉपिक है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में जानेंगे कि क्या है। देखो 15 अगस्त 2014 को इस 15 देखो योजना आयोग के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले भारत में संविधान लागू हुआ था, उसके बाद 1951 से योजना आयोग 5 साल के लिए चलती थी, पंचवर्षीय योजना के नाम से। तो योजना आयोग भी था एक, तो योजना आयोग बनाया गया था। तो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। योजना आयोग को मोदी जब 2014 में चुनाव जीत के आया और मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उसने योजना आयोग को समाप्त करने की बात 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी थी इसने। और भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। जो योजना आयोग था वो संवैधानिक नहीं था, कार्यकारी निकाय था एक प्रकार का। तो समझ में आया दोस्तों, वो एक प्रकार का कार्यकारी निकाय था। तो योजना आयोग संवैधानिक प्रावधान नहीं था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। देखो इसकी स्थापना कब की गई थी, क्वेश्चन आ सकता है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी सबसे पहले, तो 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित करने, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। जब योजना आयोग बनाया गया था तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, डायरेक्ट याद रखना है। जबकि मैंने बताया योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री था वो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। तो जवाहरलाल नेहरू बने थे क्योंकि प्रधानमंत्री पहले वही थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन थे पूछा जाएगा, उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था योजना आयोग। तो योजना आयोग समझ में आ गया, योजना आयोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी याद रख लो। स्थापना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी और 15 अगस्त 2014 को, है ना, समाप्त करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो ये समझ में आ गया, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके स्थान पर इसको समाप्त करके नीति आयोग लाया गया दोस्तों, नीति आयोग। तो देखो नीति आयोग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम, देश के नाम संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। तो नई संस्था कौन सी थी, वो नई संस्था यही थी जिसका नाम था नीति आयोग। तो उसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को घोषणा की थी 14 को, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग का डायरेक्ट फुल फॉर्म आ जाता है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और नीति आयोग को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति। तो इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछे जाते रहता है। स्थापना याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत नई संस्था राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा गया। उसका नाम रखा गया नई संस्थान का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा गया, अस्तित्व में आया। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्टकट में यानी इसको बोलेंगे नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग, तो नीति का मतलब पूछा जा सकता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अस्तित्व में आया और इसे आमतौर पर नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है, तो नीति आयोग करता है। अब थिंक टैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये अगर आपको जानकारी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है ना। थिंक टैंक, यहाँ पे एक शब्द आया है थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब होता है विचारक समूह, विचार करने वाला समूह।
थिंक टैंक यानी विचारक समूह उस संस्थान को कहते हैं, विचारक समूह उस संस्थान को कहते हैं जो सामाजिक नीति, राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति, सैन्य नीति, प्रौद्योगिकी, संस्कृति जैसे विषयों पर गंभीर व्यवहारिक चिंतन करती है, गंभीर व्यवहारिक चिंतन करती है ना। और उन्हें अनुसंधान संस्थान या नीति संस्थान भी कहते हैं थिंक टैंक को। तो थिंक टैंक समझ में आ गया। थिंक टैंक एक प्रकार का क्या है, तो विचारक समूह है ना, जो सामाजिक नीति, राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति, सैन्य नीति, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक जैसे विषयों पर गंभीर चिंतन करती है। तो समझ में आ गया दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी। वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्थान की भूमिका भी निभाएगी तथा राज्यों के लिए नीति निर्माण करने वाली संस्था की भूमिका भी निभाएगी नीति आयोग। समझ में आ गया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह रणनीति व तकनीकी सलाह भी देगी, है ना। समझ में आ गया। केंद्र व राज्य सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीति व तकनीकी सलाह भी देगी नीति आयोग। तो नीति आयोग एक संस्था बनाई गई, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आपको यहां से बनना चाहिए। तो नीति आयोग की संरचना दी हुई है। नीति आयोग की क्या संरचना है तो उसको हमको यहां पढ़ना है। देखिए यहां पे नीति आयोग की संरचना, तो अध्यक्षता कौन करता है, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, जब नीति आयोग की स्थापना हुई थी तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में तो राजीव कुमार है उपाध्यक्ष, लेकिन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया ये थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। वर्तमान में उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। तो ये याद करना है। इसके अलावा यहाँ पूर्णकालीन सदस्य भी हैं, पूर्णकालिक सदस्य, जिसमें वीके पाल, वीके सरस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र ये पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। एक सदस्य के नाम क्या है, वीके पाल, वीके सरस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये पूर्णकालिक सदस्य हैं दोस्तों। तो इनका नाम भी कभी पूछा जा सकता है। तो आप पूरी चीज याद कर ही रहे हैं तो इनको भी याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए पदेन सदस्य, तो इसके पदेन सदस्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन कौन से देख लेते हैं। पदेन सदस्य, तो अमित शाह जो है वो गृह मंत्री, वो इसके पदेन सदस्य है। निर्मला सीतारमण जो भारत के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, ये भी इसके पदेन सदस्य है। उसके अलावा राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, वो भी इसके पदेन सदस्य हैं, तथा नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, वो भी इसके पदेन सदस्य हैं। तो पदेन सदस्य कौन कौन से ये भी आपको देख के जाना है। अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, ये सब पदेन सदस्य है। अब विशेष आमंत्रित की बात करते हैं। यहां विशेष आमंत्रित में नितिन गडकरी ये भी विशेष आमंत्रित है ना। पीयूष गोयल और थावर चंद्र गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह, ये सब विशेष आमंत्रित हैं इसमें। तो ये याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। अधिशासी परिषद, एक गवर्निंग काउंसिल भी होता है दोस्तों इसमें। नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल भी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौन कौन होते हैं। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौन होते हैं, अन्य सदस्य, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। ये क्वेश्चन एक परीक्षा में आया था, मैं जब एग्जाम देने गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी बन जाते हैं। जो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल होता है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित
क्षेत्रों के केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल या प्रशासक जो होते हैं वहां के, है ना, तो ये गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं दोस्तों। तो ये याद रखना है, गवर्निंग काउंसिल से पूछा जा सकता है। उसके अलावा हम बात करेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ की। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये वर्तमान में कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ है वर्तमान में अमिताभ कांत। एक बात याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो याद रखना है, पहले जब नीति आयोग की स्थापना हुई थी तो उस टाइम में सिंधु श्री नाम है इनका, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर ये प्रथम सीईओ थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, लेकिन वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो पहला पूछा जाएगा तो ठीक है सिंधु श्री खुल्लर, लेकिन वर्तमान का पूछा जाएगा तो अमिताभ कांत सीईओ है। तो नाम याद रख लेना है, अमिताभ कांत सीईओ है। पहला पूछा जाएगा तो मैंने बता दिया। अगला देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह योजना सरकार को सलाह देगी। यह आयोग सरकार को सलाह देगी। यह आयोग नीति आयोग सरकार को सलाह देगी। पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह योजना यानी यह आयोग सरकार को सलाह देगी, सलाह देने के लिए बनाई गई है। उसके बाद अगला फैक्ट है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। और प्रथम सीईओ पूछा जाएगा तो मैंने बता दिया सिंधु श्री खुल्लर प्रथम सीईओ थे, वर्तमान में अमिताभ कांत है। तो नीति आयोग समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो दोस्तों नीति आयोग समझ में आ गया, बहुत आसान है। नीति आयोग समझ में आ गया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है, योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसकी स्थापना 6 साल पहले 1 जनवरी 2015 ये यानी 15 तारीख है ना, प्रस्ताव पारित करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, बाकी सब इससे याद रख सकते हैं आप, है ना। तो इसकी भूमिका संरक्षण मैंने बता दिया आपको, और इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग अब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उद्देश्य आप पढ़ सकते हैं। तो नीति आयोग से इतना ही। अब बात करेंगे हम आगे दोस्तों 25वें नंबर का टॉपिक राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद इसको एनडीसी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है यह एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, कार्य करने के लिए बनाया गया था। ये कार्यकारी निकाय है। क्वेश्चन पूछा गया कभी राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? तो कार्यकारी निकाय है। निकाय का मतलब ही आयोग होता है। योजना आयोग के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होना चाहिए। योजना आयोग के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होना चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन की तारीख परीक्षा में आ सकती है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जो संविधान में जिसका उल्लेख होता है वो संवैधानिक निकाय होते हैं। सांविधिक निकाय वे निकाय होते हैं जो किसी विशेष महत्व या विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, है ना, जो संविधान में तो नहीं होता लेकिन किसी विशेष महत्व विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिसका संविधान में उल्लेख होता है। सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। तो समझ में आ गया, ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। तो फिर ये कैसा निकाय है? तो ये एक कार्यकारी निकाय है। क्वेश्चन पूछा कैसा? कार्यकारी निकाय है। ये याद रखें दोस्तों, एक कार्यकारी निकाय है। तो समझ में आ गया।
प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाई गई है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। जो योजना आयोग का सचिव होता है दोस्तों, जो योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? जो योजना आयोग में जो सचिव होता है वही इसका सचिव होता है, तो याद रखना है। भारतीय संघ के सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो देख समझ में आ गया इसके पदेन सदस्य कौन से होते हैं। तो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और यानी उपराज्यपाल और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। सेतु की तरह कार्य करता है दोस्तों। ये किस तरह कार्य करता है? सेतु की तरह, सेतु की तरह कार्य करता है। सेतु का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना, यहां से वहां पहुंचाने का कार्य करता है। सेतु की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच, केंद्र और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। उसके अलावा एक नोट लिखा है, उसको देख लेते हैं। ये देखो, ये के है, के शांतानाम। के शांतानाम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी, नाम किसने दिया है? तो के शांतानाम ने। के शांतानाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, है ना, तो नेता थे, तो उन्होंने इसको बोला है ना। और के शांतानाम हम आगे पढ़ेंगे, वित्त आयोग के दूसरे नंबर के अध्यक्ष भी थे ये। तो इन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है, संज्ञा यानी नाम दिया है। तो सुपर कैबिनेट किसने कहा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाम याद रखना है, के शांतानाम ने सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। तो समझ में आ गया राष्ट्रीय विकास परिषद से। बहुत आसान है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? स्थापना याद रखो 6 अगस्त 1952, है ना। और अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। बाकी सचिव होता है। कार्य क्या होता है तो अपन ने पढ़ लिए, केंद्र और राज्य सरकार के योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है ना। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने इंटर स्टेट काउंसिल, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद डिस्कस किए। अब इसके बाद वाले लेक्चर से हम वित्त आयोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे अगले लेक्चर को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और थोड़ा फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन लोगों को पता नहीं है तो वो भी यहाँ से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।